नमस्कार, मैं केएस मिश्रा आप सभी का इंडियन एक्सप्रेस के इस न्यूज़ एनालिसिस के सत्र में स्वागत करता हूं। जी हां, इंडियन एक्सप्रेस पे आप देखेंगे तो फ्रंट पेज पे आपको ये न्यूज़ मिलेगी कि इन कैलिब्रेटेड मूव आरबीआई लूजेस ग्रिप लेट्स रूपी डिप्रिसिएटेड अगेंस्ट यूएस डॉलर। तो आखिरकार हम पूरा डिटेल में देखेंगे कि क्या कारण है कि जो रुपया गिरता जा रहा है, रुपए की वैल्यू गिरती जा रही है डॉलर के मुकाबले। मतलब एक्सचेंज रेट इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट क्यों हो रहा है? इन सभी को हम देखेंगे और साथ ही ये देखेंगे कि आखिरकार जो रुपया गिर रहा है, तो उसका संबंध जो डॉलर के मुकाबले रुपया गिरा है, उसका संबंध हमारे फॉरेन करेंसी रिजर्व से कैसे है? फॉरेन रिजर्व भी हमारा गिरता जा रहा है। आप देखिए जैसे अगर सितंबर की बात करता हूँ, तो जहाँ पर 704 बिलियन डॉलर के आस-पास में था, वो जो है नवंबर फर्स्ट में 682 बिलियन डॉलर बचता है और इसके बाद नवंबर के एंड में यही 658 बिलियन डॉलर बचता है और जनवरी 10 की अभी मैं बात करूँ 10 जनवरी तक 625 बिलियन डॉलर बचा। मतलब लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो है गिरता जा रहा है और जैसे-जैसे ये गिरता जा रहा है, ऐसे-ऐसे आप देखिए रुपए की वैल्यू भी गिरती जा रही है, जो कभी 1 डॉलर के मुकाबले ₹83 होती थी, आज जो है लगभग ₹86.62 या मतलब ₹86.70 के आस-पास में इसकी वैल्यू हो गई है। तो आखिरकार कौन-कौन से वो फैक्टर्स होते हैं, जो रुपए की डिप्रिसिएशन में जो है सहायक होते हैं? तो इन सभी को हम बहुत डिटेल में आपके सामने आज बात करने वाले हैं। आप समझेंगे इस चीज़ को बहुत अच्छे से कि आखिरकार कौन-कौन से इसके फैक्टर्स होते हैं। देखिए, सबसे पहले आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिएगा कि आखिरकार देखो जब हम क्या होता है कि मैं ट्रेड को लेकर बात करता हूँ, कि अगर मैं ट्रेड की बात करता हूँ, तो द रिलेटिव वैल्यू ऑफ अ करेंसी अगेंस्ट अनदर डिपेंड्स ऑन व्हिच डिमांडेड मोर। मतलब समझ कि जैसे हम डॉलर के मुकाबले क्या देख रहे हैं, अगर हम डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू देख रहे हैं, तो ये एक्सचेंज रेट टोटली इस पे डिपेंड करता है कि किसकी डिमांड ज़्यादा है। अगर डॉलर की डिमांड ज़्यादा है, तो डॉलर को गेन होगा और अगर रुपए की डिमांड ज़्यादा है, तो रुपए की वैल्यू मजबूत होगी, रुपया स्ट्रेंथ होगा। इसको ध्यान रखिएगा। तो अगर रुपए की वैल्यू लगातार गिरती जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि रुपए की डिमांड कम है और डॉलर की डिमांड ज़्यादा है। अब कहाँ ये डिमांड कम ज़्यादा है, इस पे अगर हम बात करें, तो आप एक बात बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा। मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ, देखिए, जैसे मान लेते हैं कि ध्यान से समझिएगा, द इंडियन रूपी एक्सचेंज रेट अगेंस्ट यूएस डॉलर हैज़ ब्रेक्ड दी 86 मार्क्स, जैसे 86.70 के आसपास पहुँच गया है। अब अगर दूसरे शब्दों में हम कहें तो अगर हमको $1 खरीदना है तो हमको मोर देन 86 खर्चा करना है। ठीक है? मतलब $1 खरीदने के लिए हमें ₹86 का खर्चा करना है। तो अब सवाल ये उठता है आखिरकार हमें क्यों खरीदना है? खरीदने की क्या ज़रूरत है? देखो जैसे आप सभी जानते हैं कि हम सभी रुपए से क्या करते हैं? हम सभी रुपए से क्या करते हैं? सामान खरीदते हैं, सर्विसेज़ लेते हैं। ठीक है? इस पैसे को अपने खर्च करके। ठीक है? किसमें? इंडियन रुपीज़ को। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम अपने देश में नहीं पा सकते, उनको हमें आउट ऑफ कंट्री से मँगाना पड़ता है। अब आउट ऑफ कंट्री से अगर हम सपोज़ दैट कोई सामान मँगाते हैं, तो हमको पेमेंट वहाँ पर उनके करेंसी में करना है। अगर हम अमेरिका से कोई सामान मँगाते हैं, तो हमें डॉलर में पेमेंट करना है, तो हमें डॉलर खरीदना पड़ेगा। डॉलर खरीदने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें रुपए देने पड़ेंगे। तो आप समझिए, अब जहाँ $1 खरीदने के लिए हम पहले ₹83 दे रहे थे, अभी हम 86.70 के आस-पास दे रहे हैं। तो डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू कम होगी कि नहीं होगी? क्योंकि अब हमें जो $1 का सामान मँगाने के लिए पहले हमको ₹83 खर्चा करना पड़ रहा था, अब हमें $1 का सामान मँगाने के लिए ₹86 खर्चा खर्चा करना ठीक? तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। फॉर ऑल सच गुड्स एंड सर्विसेज वी माइट हैव टू फर्स्ट बाय द यूएस डॉलर। ऑब्वियसली हमें यूएस डॉलर खरीदना पड़ेगा डोमेस्टिक करेंसी को देकर और इसके बाद में जाके हम उस प्रोडक्ट को खरीद पाएँगे। तो द रेट एट व्हिच वन कैन स्वैप बिटवीन करेंसीज इज़ द एक्सचेंज रेट। ठीक है? जो करेंसी को स्वीप स्वैप करने का जो ये तरीका है कि हमें डॉलर खरीदना पड़ता है, तो किस रेट पर डॉलर खरीदने पड़ते हैं, वही एक्सचेंज रेट है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे क्या है ये जो एक्सचेंज रेट है, वो कैसे डिटरमाइन होता है? ठीक है? तो उसको समझने के लिए आपको मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ, जो आप ध्यान से समझिएगा। उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इसको डिटरमाइन करते हैं। जैसे पहला हम सपोज़ दैट मान लेते हैं कि ट्रेड ऑफ गुड्स। ध्यान से समझिएगा। जैसे पहला हम मान लेते हैं ट्रेड ऑफ गुड्स, ठीक है? अब ट्रेड ऑफ गुड्स में हम क्या करेंगे आप बताओ? भई अगर हमको सामान खरीदना है, ठीक है? तो आप समझो मान लेते हैं 2 ही कंट्री हैं, एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि एक यूएसए है और एक इंडिया है। 2 कंट्री हैं और इनके बीच में ट्रेड हो रहा है, ठीक? तो अगर यूएसए में ध्यान दीजिएगा, अगर यूएसए के लोग सामान खरीदना चाह रहे हैं इंडिया से, तो उनको क्या करना है? उनको पेमेंट करना है इंडियन रुपीज़ में। तो वो क्या करेंगे? अपने डॉलर से इंडियन रुपीज़ को खरीदेंगे और ये डिटरमाइन करता है कि इंडियन रुपीज़ की डिमांड कितनी है। उसी तरह अगर इंडिया को के लोग यूएसए से सामान खरीदना चाहते हैं, तो वो डॉलर खरीदेंगे और डॉलर अगर खरीदेंगे, तो वो डिटरमाइन करेगा कि डॉलर की डिमांड कितना है। अब एक हिसाब से ये समझ लो कि जैसे यूएसए ज़्यादा सामान खरीदता है इंडिया से और इंडिया कम सामान खरीदता है। तो इसका मतलब क्या है? यूएसए अगर ज़्यादा सामान खरीदता है, तो यूएसए में रुपए की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि ज़्यादा लोग डॉलर दे के और इसके बाद उसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे, तभी तो इंडिया से सामान मँगाएँगे। तो ये जो इंडियन करेंसी होगी, उसपे इम्पैक्ट करेगा कैसे? पॉज़िटिव इम्पैक्ट करेगा। इंडियन रूपी स्ट्रेंथन होगा, क्योंकि इंडिया में डॉलर ज़्यादा आ रहा है। इंडियन रुपीज़ के बदले डॉलर एक्सचेंज हो रहा है, लोग डॉलर ज़्यादा एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है? और डॉलर इंडिया में ज़्यादा आ रहा है। लेकिन अगर मान लेते हैं इंडिया ज़्यादा सामान यूएसए से खरीदता है, तो इसका मतलब क्या है? कि हमें ज़्यादा डॉलर खरीदने पड़ रहे हैं। तभी तो हम यूएसए से ज़्यादा सामान खरीदेंगे। तो अगर हम ज़्यादा डॉलर यूएसए से खरीद रहे हैं, तो यूएसए के खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब डॉलर की डिमांड बढ़ रही है। तो डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, तो डॉलर मजबूत होगा रुपए के मुकाबले और इस तरह से हमारे एक्सचेंज रेट पे फ़र्क पड़ेगा। तो अगर रुपए की गिरावट ज़्यादा होती जा रही है, तो पहली कंडीशन क्या है कि हम यूएसए से सामान ज़्यादा खरीद रहे हैं। मतलब हम अपना इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है? तो हम इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, इसका मतलब हम अपनी इंडियन करेंसी को डॉलर में ज़्यादा कन्वर्ट करा रहे हैं। तो डॉलर की डिमांड बढ़ती जा रही है, ठीक? पहली एक कंडीशन ये होती है। अगर मैं दूसरी कंडीशन पे आऊँ, तो उसी तरह से हो जाता है ट्रेड ऑफ सर्विसेज़। जैसे ट्रेड ऑफ गुड्स हुआ, ऐसे ही ट्रेड ऑफ सर्विसेज। सेम चीज़ यहाँ पे भी लागू होता है कि जैसे सपोज़ दैट
इंडियंस आर बाइंग मोर सर्विसेज, जैसे कि मान लेते हैं टूरिज्म हो गया या और भी, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी हो गया, बहुत सारी सर्विसेज हैं। तो मान लेते हैं इंडियंस आर बाइंग मोर सर्विसेज फ्रॉम यूएसए, देन यूएसए इज बाइंग फ्रॉम इंडिया। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में भी हम उनकी सर्विसेज को ज़्यादा परचेज कर रहे हैं, इसका मतलब हम इंडियन करेंसी से डॉलर को ज़्यादा परचेज कर रहे हैं और डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, तो ये भी हमारे एक्सचेंज रेट को इम्पैक्ट करेगा और डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी और साथ में इंडियन रुपी जो है वो वीकेंस होगा, ठीक है, वो वीकेंड होगा। अब आप समझो, ठीक है, तो इट विल लीड वीकनिंग ऑफ इंडियन रुपी। अब एक चीज और समझो, दूसरा चीज, तीसरा क्या है, इन्वेस्टमेंट, जो एक इस वक्त माना जा रहा है कि सबसे बड़ी वजह है रुपया की गिरने की, क्या है वो, इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश। अब अगर मैं निवेश की बात करता हूँ, तो सपोज दैट यूएसए इंडिया में ज्यादा निवेश कर रहा है, ठीक है, तो यूएसए अगर इंडिया में ज्यादा निवेश कर रहा है तो इंडिया में डॉलर ज्यादा आ रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इंडियन रुपीज मजबूत होगा, ठीक है, क्योंकि यूएसए इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है, तो वहां से जो डॉलर हैं वो यहाँ भारत में आ जा रहे हैं, तो भारत में अगर डॉलर ऑलरेडी सफिशिएंट होंगे तो हमें रुपए को डॉलर में एक्सचेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमारे पास जो डॉलर मौजूद है उनसे हम अपना खरीदारी कर सकते हैं, ऐसे हमारा फॉरेन करेंसी रिजर्व भी बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा आ रहा है। अब ध्यान से समझिएगा, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यही इन्वेस्टमेंट लोग हटा रहे हैं यहाँ बाजार से, ठीक, जैसे कई चीज़ों की मैं बात करूँ, जैसे अडानी ग्रुप को लेकर जो है विवाद होते रहे हैं, ठीक है, तो उन सभी चीज़ों को लेकर जैसे आप देखते हैं स्टॉक मार्केट कितना ज़्यादा अनस्टेबल रही है, तो अब इन्वेस्टमेंट यहाँ से धीरे-धीरे खाली हो रहा है। ऐसे में क्या हो रहा है, हमारा फॉरेन करेंसी रिजर्व भी गिर रहा है और जो है यहाँ पर हमें खरीदने के लिए रुपए को डॉलर में एक्सचेंज करना पड़ रहा है इंपोर्ट करने के लिए। नतीजा क्या हो रहा है, डॉलर बढ़ता जा रहा है, डॉलर की वैल्यू, और रुपए की वैल्यू गिरती जा रही है, ठीक। चौथा पॉइंट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है और वो क्या होता है, जैसे सपोज दैट यूएसए बैन लगा देता है, ठीक है, बैन लगा देता है इंपोर्ट पर, यहाँ भाई भारत से जो है चीज़ें इंपोर्ट कम की जाए और उस पे कोई टैरिफ लगा देता है, बैन लगा देता है। तो ऐसे में अगर यूएसए जो है भारत से इंपोर्ट पर किसी तरह का टैरिफ या बैन लगाता है, तो ऐसे में भारत के जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं वो यूएसए में कम जाएँगे। मतलब भारत का एक्सपोर्ट यूएसए को कम होगा, ठीक है? तो ये एक भी बड़ी वजह है कि हमारे पास डॉलर कम आएगा और कम डॉलर आएगा तो हमारे पास डॉलर की डिमांड बढ़ेगी क्योंकि हमको इंपोर्ट तो करना है और भी जगहों से करना है, इंटरनेशनल करेंसी में करना है, ठीक? तो ये सब कुछ प्रमुख वजहें हैं कि हाँ, जो है जिनके कारण जो है रुपए की वैल्यू गिरती जा रही है, ठीक? तो अब देखो तीसरी और एक और वजह होती है कहीं-कहीं, जैसे मैं अगर बात करूँ, पाँचवीं वजह होती है महँगाई, इन्फ्लेशन। अगर मैं इन्फ्लेशन की बात करूँ, तो इन्फ्लेशन कैसे इम्पैक्ट डालता है? देखो अभी जैसे वर्तमान समय में अगर हम बात करते हैं, तो इंडिया और यूएसए दोनों में बहुत ही हाई इन्फ्लेशन है, ठीक? और इन्फ्लेशन में आप जानते हैं कि जो वैल्यू होती है करेंसी की, वो गिर जाती है। जैसे सपोज़ दैट कि इन्फ्लेशन 5% है, मान लेते हैं 5% इन्फ्लेशन है, तो 5% इन्फ्लेशन की होने की वजह से अब जो चीज़ हम पहले ₹100 की खरीदते थे, अब हम उसको क्या करेंगे, अब हमें वो ₹105 की मिलेगी। तो ऐसे आप देख रहे हैं कि जो है इन्फ्लेशन रुपए की वैल्यू को खा जाती है, ठीक? तो ये भी एक कारण होता है रुपए की वैल्यू में गिरावट का और रुपए के डिप्रिशिएट होने का। ठीक, दोनों जगह की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये सब कुछ चीज़ें आप समझ गए होंगे कि आखिरकार क्या वजह है कि हमारा जो फ़ॉरेन करेंसी रिज़र्व है उसमें भी गिरावट आ रही है और साथ में डॉलर हमारा क्यों गिरता जा रहा है और डॉलर के सॉरी रुपए क्यों गिरता जा रहा है डॉलर के मुकाबले। तो डॉलर के मुकाबले रुपए के गिरने की कई वजह हैं, जैसे मैंने बताया, ट्रेड ऑफ गुड्स, ट्रेड ऑफ सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट और बाकी इम्पोर्ट बैन और साथ में इन्फ्लेशन, की कई वजह हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताना समझाना चाह रहा था। अब देखो एक और चीज़ है जो आपके लिए थोड़ा-सा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, खो-खो। अ 20 ईयर ओल्ड जर्नी फ्रॉम कलेक्टिंग स्क्रैप टू स्टैकिंग मेडल्स। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी देखो क्या हो रहा है दिल्ली में ठीक है, अभी जो दिल्ली में आपके टूर्नामेंट हो रहा है, कैसा खो-खो वर्ल्ड कप इन न्यू दिल्ली, कहाँ पे हो रहा है? खो-खो वर्ल्ड कप इन न्यू दिल्ली। तो उस खो-खो वर्ल्ड कप में एक रामजी कश्यप बड़ा चर्चित जो है एक स्पोर्ट्समैन बन के आए हैं, ठीक है? रामजी कश्यप। अब इनकी खासियत क्या है? ये खो-खो चैंपियन बन के किस तरह से जो उभरे हैं? कहा जाता है देखिए इनके जो इनका बेसिकली जो इनका बैकग्राउंड है, वो बैकग्राउंड ही इनकी चर्चा का विषय बना हुआ है। बेलापुर विलेज जो महाराष्ट्र में सोलापुर जिले में है, वहाँ पर ये पैदा हुए थे और कहा जाता है कि जो इनके भाई हैं और इनके फादर हैं, वो एक स्क्रैप डीलर हैं, मतलब कबाड़ कबाड़ का काम करते हैं। तो ये भी कबाड़ का ही काम करते थे, उनकी हेल्प करते थे, सहायता करते थे। लेकिन धीरे-धीरे इनका खो-खो में इंटरेस्ट बढ़ता रहा। एक स्कूल में इन्होंने जहाँ एडमिशन लिया, वहाँ थोड़ा-सा इनको प्रमोशन मिला और आज धीरे-धीरे करते हुए ये क्या है, आज भी अपने फादर का सहयोग करते हैं, लेकिन धीरे-धीरे खो-खो चैंपियन बने और आज की डेट में ये कहाँ खेल रहे हैं? ये आपके खेल रहे हैं खो-खो वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में, जो न्यू दिल्ली में है और श्रीलंका को हराकर सेमीफाइनल में भी प्रवेश कर चुके हैं। तो इस तरह से इसी कारण से ये बहुत ज़्यादा मतलब चर्चा में रहे हैं, ठीक है? तो चलिए आगे बात करते हैं इसमें। देखिए, मैं अगर बात करता हूँ पीएम प्रॉपर्टी कार्ड्स अंडर स्वामित्व स्वामित्व योजना की अगर मैं बात करता हूँ, तो स्वामित्व योजना के बारे में मैंने अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दिया है। ये इंडियन एक्सप्रेस में था कि भाई किस तरह से इट विल अनलॉक इकोनॉमिक एक्टिविटी वर्थ ओवर 100 लाख करोड़। तो स्वामित्व योजना क्या है, इसके बारे में बहुत डिटेल अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाएँ। ये देखिए लगभग ज़्यादा नहीं है, 5 मिनट का वीडियो है और इसमें मैंने सब कुछ स्वामित्व योजना के बारे में पढ़ा है। आज ही अपलोड हुआ है, तो सॉरी कल शाम को। तो आप जाइए और इसको जो है एक बार देख लीजिए, ठीक है? ज़्यादा नहीं है, 5 साढ़े 5 मिनट का वीडियो है, बट उसमें आपको इस न्यूज़ से रिलेटेड सारी अपडेट मिल जाएगी। तो जब मैं एक क्लास ऑलरेडी इससे संबंधित ले चुका हूँ 5-6 मिनट की, तो यहाँ पर समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। आप चैनल पे जाइए और चैनल पे जाते ही आप तुरंत देखेंगे कि आपको जो दूसरी क्लास दिख जाएगी, ठीक है? यही थंबनेल लगा हुआ है, इसीलिए मैंने आपको दिखा दी। बाकी आप सभी लोग क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से अगर जुड़ना चाहते हैं, तो ये इग्नोफेयर आप स्पेलिंग देख लीजिए, इस नाम से आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं, आपको चैनल और ग्रुप दोनों मिल जाएँगे, आप जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? आइए आगे बात
देखिए टसल ओवर कल्लारी पट्टूज रिमूवल फ्रॉम कंपटीशन लिस्ट। देखिए कल्लारी पट्टू की अगर मैं बात करूं, ये क्या है इसके बारे में आपसे डिस्कस करते हैं। ये न्यूज में भी है और हो सकता है इससे संबंधित आपके पहले भी प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो आखिरकार ये चर्चा में क्यों आया? देखो कल्लारी पट्टू की अगर मैं बात करूं तो इसको मैं जो बता रहा हूं उसको आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे हिंदी में बताऊंगा। जो कलारी पट्टू है, ठीक है, पेट्टू, इसके बारे में अगर मैं बात करता हूँ, उनको पेन का कलर चेंज कर ले रहा हूँ मैं। इसके बारे में अगर मैं बात करता हूँ, तो ये क्या है? ये एक तरह का मार्शल आर्ट है। पहली चीज़ इसके बारे में कुछ चीज़ें समझ लीजिए। ये एक तरह का मार्शल आर्ट है। इवन मार्शल आर्ट ही नहीं, मैं इसको अगर कहूँ तो क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है कि मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट। मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट मतलब जितने भी मार्शल आर्ट हैं, सभी मार्शल आर्ट्स की जननी, ठीक है? सभी मार्शल आर्ट्स की जननी, ठीक है? जननी मतलब मदर, मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट इसको कहा जाता है। देखो ये अगर मैं बात करूँ एक्चुअल में जो संस्कृत का शब्द है एक, वहाँ से इसका इस शब्द की उत्पत्ति हुई है इस खेल की। संस्कृत शब्द कलुरिका, इससे बना है और इसका मतलब क्या होता है? युद्ध का मैदान, बैटल ग्राउंड, युद्ध का मैदान। अगर मैं कलारी पट्टू के बारे में बात करता हूँ तो इसका लगभग में 200 बीसीई में इसके साक्ष्य मिले हैं कि ये केरला में था। ठीक है? अब सोचिए जबकि इससे भी पुराना खेल है ये, 200 बीसीई के साक्ष्य मिले हैं केरल में, ताम्रपत्र पर लिखे हुए। इसका आयोजन होता था। तो बहुत पुराना खेल है ये। अब ये चर्चा में इस बार आया क्यों है मैं आपको बताऊँ। देखिए अभी 38th नेशनल गेम होने वाले हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। 38th नेशनल गेम्स कहाँ हो रहे हैं? कमेंट में बताइए। चलो ये तो मैं बता दे रहा हूँ, आप बताइए 37th नेशनल गेम्स कहाँ हेल्ड हुए थे? तो 38th जो नेशनल गेम्स हैं, ये आपके 28 जनवरी से शुरू हो रहे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। 28 जनवरी से और कहाँ पे हो रहे हैं ये? उत्तराखंड में हो रहे हैं। ठीक है? उत्तराखंड। तो इसमें से क्या किया गया है, जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, उसने जो कलारी पट्टू है इसको कंपटीशन लिस्ट से हटा दिया है। तब इसीलिए चर्चा में है। कंपटीशन लिस्ट से क्यों हटा दिया है, इस पे भी हम आपसे बात करेंगे। इनको क्या किया गया है, इसको रख दिया गया है जो बेसिकली आपका क्राइटेरिया होता है कि जो है डिमॉन्स्ट्रेशन, ठीक है? तो डिमॉन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स में रख दिया गया है इसको। डिमॉन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स में रखने का मतलब है कि ये खेला तो जाएगा, लेकिन केवल किसके लिए? डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए। डिमॉन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स में इसको डाल दिया है। और जो कंपटीशन स्पोर्ट्स था जो एक्चुअल में मेडल के लिए खेला जाता है, तो कंपटीशन स्पोर्ट्स से इसको कर दिया है बाहर। यही न्यूज़ में आपके सब लिखा हुआ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? कंपटीशन स्पोर्ट्स से इसको निकाल दिया गया, बाहर दिया गया। तो जो रिमूवल फ्रॉम कंपटीशन स्पोर्ट्स है, इसी के कारण जो कलारी पट्टू एसोसिएशन है, उसने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन पर जो है बेसिकली जो है आरोप लगाए हैं कि उसने एक बायसनेस अपनाई है, बायसनेस अप्रोच अपनाया है और जो है कलारी पट्टू, जबकि मैं बात करूँ 38th नेशनल गेम की ये बात हो रही है। अगर मैं आपसे बात करता हूँ 37th नेशनल गेम, तो इट वाज़ अ पार्ट ऑफ 37th नेशनल, ठीक है? इट वाज़ अ पार्ट ऑफ 37th नेशनल। कहाँ हुए थे? गोवा में, ठीक है? तो 37th नेशनल गेम्स में ये शामिल था, जनवरी में, ठीक है? 2023 में। 2023 में गोवा में हुए थे, तो और इसमें शामिल था। लेकिन इधर 38 नेशनल गेम्स में हटा दिया गया। हटाने के पीछे का रीज़न जानते हो क्या बताया गया है? रीज़न ये बताया गया है हटाने के पीछे का, कि यहाँ जो है इसमें जो बेसिकली जजिंग रूल्स हैं और क्राइटेरिया हैं, वो डिसाइडेड नहीं है। और नतीजा क्या होता है, जो कंपटीशन स्पोर्ट्स है इसमें इसके बारे में डिसीजन लेने में हार-जीत का या मतलब किस तरह से ये जो है मेडल तक कंपटीशन में पहुँचा है, नहीं पहुँचा है, इसका फेयर डिसीजन नहीं हो पाता। और इसी वजह से इसको क्या किया गया है, सिर्फ़ डेमोंस्ट्रेशन स्पोर्ट्स में डाल दिया गया है कि खेला ज़रूर जाएगा लेकिन इसको कंपटीशन मेडल कंपटीशन के लिए नहीं रखा है। ऐसे में भई बहुत सारे खिलाड़ी इसके तैयार थे कि हाँ, जो है मेडल जीतने जाएँगे, अब वो निराश हो गए हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है, देखो जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, इसकी जो अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट टीटी वसुसा, इन्होंने जो है कहा कि जैसा न्यू दिल्ली हाई कोर्ट का जो है अभी आदेश आया है 15 जनवरी को, तो दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के हिसाब से हम इस पे डिसीजन लेने की कोशिश करें, ठीक है? जनवरी 15। और कोर्ट ने क्या कहा है? कोर्ट ने कहा है कि भई जो बेसिकली डिसीजन है, तो डिसीजन इसको ध्यान में रखते हुए एक सूटेबल डिसीजन लेना चाहिए कि इसके साथ भी जस्टिस हो पाए, तो इसको ध्यान में रखते हुए एक सूटेबल डिसीजन लिया जाए। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट पीटी उषा का कहना है कि इसके लिए समिति बनाई गई है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम इसी वीक इस पर डिसीजन ले सकें कि इसको कंपटीशन स्पोर्ट्स में रखना है, नहीं रखना है। अगर रखना है तो कौन-कौन से क्राइटेरिया रहने चाहिए हार-जीत के, इन सभी पर डिसीजन होगा। ठीक है? फिलहाल के लिए इसको डेमोंस्ट्रेशन स्पोर्ट्स में रखा गया है और इसी वजह से ये चर्चा का विषय बना हुआ है। टसल ओवर कलारी-पैट्टूज रिमूवल फ्रॉम कंपटीशन लिस्ट देख लीजिए, ठीक है? इसी कारण से ये न्यूज़ में आया है। कलारी-पैट्टू के बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा। वैसे जो देखिए मैंने बताया कि यहाँ जो 37वें नेशनल गेम्स हुए थे, एडिशन हुआ था, कहाँ पे? गोवा में 2023 में, उसमें ये शामिल थे कलरी, ठीक है? लेकिन अभी फिलहाल के लिए इसको हटा दिया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपके सामने है और इस पे हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे क्योंकि अभी क्या हुआ है, जब आप जानते हैं कि अक्टूबर से हमास, बेसिकली गाज़ा वाला जो एरिया है और साथ में इज़राइल के बीच में युद्ध चल रहा है। तो अब क्या है, एक यहाँ पर जो है बेसिकली ड्राफ्ट तैयार हुआ है, सीज़ फायर ड्राफ्ट जिसको हम कहते हैं। उस सीज़ फायर ड्राफ्ट के बारे में दोनों लोग मान गए हैं, हमास भी मान गया है, इज़राइल भी मान गया है। अब उसका देखिए ये न्यूज़ है आज की कि फेज़ फर्स्ट 33 होस्टेजेस 737 पैलेस्टीनियन टू बी रिलीज़्ड इन 6 वीक्स। तो गाज़ा सीज़ फायर डील टेक्स इफेक्ट टुडे
लागू हो चुकी है आज से। अब कैसे इसमें क्या प्रोसेस है इसका, इस पे हम बहुत डिटेल्ड में बात करेंगे कि आखिरकार जो ये ड्राफ्ट है इज़राइल हमारा सीज़ फायर का ये क्या है? इस पे डिटेल्ड में आपके सामने बात करते हैं। देखो, इसका एक्चुअल में जो ड्राफ्ट है, तो ड्राफ्ट नया नहीं है, एक्चुअली में जून में क्या है, जो बाइडेन गवर्नमेंट है उसने जो है इस ड्राफ्ट को जो है प्रपोज़ किया था। लेकिन तब कई बार इवेन प्रयास हुए हैं कि दोनों के बीच में सीज़ फायर हो सके, लेकिन हो नहीं पाया है। तो हमास एग्रीड टू ड्राफ्ट सीज़ फायर एग्रीमेंट, जो हमास है वो सीज़ फायर का जो ड्राफ्ट सीज़ फायर एग्रीमेंट है उस पर एग्री हो गया है और इज़राइल कैबिनेट भी इस पे अब अप्रूवल दे चुकी है। जबकि ये न्यूज़ थी तब जो है ये था कि हाँ, अप्रूवल देगी या नहीं देगी, बट हाँ, इज़राइल कैबिनेट भी इस पर अप्रूवल दे चुकी है। तो अब क्या है, अब इसमें देखो घटना थोड़ा-सा ज़िक्र करता हूँ कि अक्टूबर 2023 की बात है, जब हमला किया था हमास ने जो है इज़राइल पे और लगभग में 1200 लोग मर गए थे और काफ़ी लोगों को ये मतलब हाईजैक करके वहाँ से ले आए थे। अब उसके बदले में इज़राइल मिलिट्री ने जो गाज़ा पर ऑपरेशन किया, गाज़ा स्ट्राइक पे, उसमें लगभग में अब तक 64,000 लोग अपनी जान गँवा चुके हैं, ठीक है? और देखो बाकी सीज़ फायर की अगर मैं बात करूँ तो पहले भी बहुत सारे अटेम्प्ट सीज़ फायर के जो है कि सीज़ फायर दोनों के बीच में हो जाए, अटेम्प्ट किए गए हैं, लेकिन क्या हुआ है कि यहाँ जो है वो फाइनल नहीं हो पाए हैं, ठीक? तो अब देखो इसके बाद में अभी जो है विद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं, अब जैसे 20 तारीख से जो है ये अपना कुर्सी सँभाल चुके हैं। अब ऐसे में जो बाइडेन गवर्नमेंट 20 तारीख से खत्म हो चुकी है। तो देखो इसमें जो नेगोशिएशंस हुए हैं उसमें एक पॉइंट और ध्यान रखने वाला है कि यूएसए के अलावा कतर और इजिप्ट ने भी एक महत्वपूर्ण नेगोशिएशंस में रोल प्ले किया है। तो अब इस ड्राफ्ट के बारे में हम एक बार समझेंगे। देखो ये ड्राफ्ट 3 फेज़ में होना है। जो इसका पहला फेज़ है ड्राफ्ट का, ठीक है? तो 3 फेज़ प्लान है और ये फ्रेमवर्क बाइडेन ने जून में दिया था, जो बाइडेन ने। लेकिन ये जो है लागू नहीं हो पाया था, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, दोनों तरफ से एक्सेप्ट नहीं हो पाया था। तो इसका जो फर्स्ट फेज़ है, उस फर्स्ट फेज़ में क्या होना है, लगभग 6 वीक लगेंगे। ठीक है? मतलब लगभग 42 डेज़ के आस-पास लगेंगे और उसमें क्या किया जाएगा, अब फुल एंड कंप्लीट सीज़ फायर 6 हफ्तों में धीरे-धीरे करके पूरी तरह से कंप्लीट सीज़ फायर किया जाएगा। ठीक है? पूरी तरह से जो फायरिंग है उसको रोक दी जाएगी दोनों तरफ से और साथ ही क्या किया जाएगा इन 6 हफ्तों में, विथड्रॉल ऑफ इज़राइली फोर्सेस फ्रॉम ऑल पॉपुलेटेड एरिया ऑफ गाज़ा। गाज़ा के जितने भी पॉपुलेटेड एरिया हैं वहाँ पे इज़राइली फोर्सेस का विथड्रॉल होगा। वहाँ से हटेंगे इज़राइली फोर्सेस और साथ ही जो 33 इज़राइली हॉस्टेजेस हैं हमास के पास, जो अक्टूबर 7 को हमले के बाद में हमास वहाँ से जो है उनको पकड़ लाया था, तो उसको क्या करेगा, हमास रिलीज़ करेगा। इंक्लूडिंग जो औरतें हैं और साथ में जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं या घायल हैं, उनको जो है रिमूव करें और इसके बदले में हंड्रेड्स ऑफ पैलेस्टीन प्रिजनर्स जो हैं, उनको जो है इज़राइल छोड़ेगा। मतलब इज़राइल लगभग में 100 से ज़्यादा जो है पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स को छोड़ेगा और हमास इसके बदले जो 3300 इज़राइली हॉस्टेजेस थे, उनको छोड़ेगा। ठीक है? ये फर्स्ट फेज़ में होगा और जब फर्स्ट फेज़ खत्म होगा, तो खत्म होते-होते क्या होगा, जो है जितने भी जिंदा या मतलब मुर्दा लोग हैं, उनकी पूरी जो है खबर, पूरा उनका डेटा जो है दिया जाएगा और साथ ही जो है जो पैलेस्टीनियन सिविलियन हैं, वो क्या करेंगे, अपने-अपने घर लौटेंगे। जो भी और नेबरहुड्स एरिया जो गाज़ा के आस-पास के एरिया हैं, वहाँ और अपने घर पर लौटेंगे और यहाँ तक कि नॉर्थ की इंक्लूड। हालाँकि नॉर्थ की बात करें तो जो इज़राइल जो है उनकी आर्मी है वो पूरी तरह से ज़्यादातर नॉर्थ एरिया को बहुत ज़्यादा मतलब डिस्ट्रक्शन का शिकार बनाई है, बहुत ज़्यादा जो है वहाँ तबाह कर चुकी है। अब इसमें एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा, अब इसके बाद फर्स्ट फेज़ जब खत्म होगा तो एक सेकंड फेज़ होगा। अब सेकंड फेज़ के लिए फिलहाल के लिए अभी फर्स्ट फेज़ के चलते-चलते सेकंड फेज़ की नेगोशिएशन जारी रहेंगी। अब वो नेगोशिएशंस अगर अच्छी होती हैं, सही से मानी जाती हैं तो ठीक है, आगे जो है सेकंड फेज़ इंप्लीमेंट होगा, अदरवाइज़ ये फिर से हर बार की तरह शुरू हो सकता है। जैसे पहले भी आप देखे हैं कि 1-2 बार क्या किया गया है, मतलब कई बार थोड़ा बहुत ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर हेल्प पहुँचाने के लिए सीज़ फायर किया गया है, बट दैट वाज़ नॉट परमानेंट। और इवन जब सीज़ फायर होता है दोनों साइड से, तो उसमें जो है इज़राइल को तैयार होने का मौका मिल जाता है, अगली बार वो और ताकत से हमला करता है। तो कहीं ये फर्स्ट फेज़ का जो सीज़ फायर है, वो भी कहीं इसी तरह से ना करे कि इज़राइल अपनी ओर तैयारी करे और फिर सेकंड फेज़ की कंडीशंस को ना एक्सेप्ट करते हुए, और इसके बाद फिर से हमला कर दे। तो देखना है कि सेकंड फेज़ और थर्ड फेज़ तक ये चीज़ें पहुँचती हैं कि नहीं पहुँचती हैं। फिलहाल के लिए युद्ध लड़ते-लड़ते इज़राइल भी परेशान हो चुका है, गाज़ा भी जो हमास है वो भी परेशान हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं और सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है एक्चुअल में जो सिविलियन थे, उनका नुकसान हुआ है। उनको छोड़-छोड़ के इधर-उधर देशों में भागना पड़ा है, शरण लेनी पड़ी है। तो सेकंड फेज़ की नेगोशिएशन जो है फर्स्ट फेज़ के दौरान जारी रहेंगे और ध्यान देना, दोज़ डिटेल्स रिमेन डिफिकल्ट टू रिज़ॉल्व एंड द डील डज़ नॉट इंक्लूड रिटन गारंटी। जो डील है इसकी कोई रिटन गारंटी नहीं है दैट द सीज़ फायर विल कंटिन्यू अंटिल द डील इज़ रीच्ड। ऐसा नहीं है कि जब तक ये पूरा तीनों फेज़ कंप्लीट नहीं हो जाते, तब तक जो है डील सीज़ फायर बना रहेगा, ऐसी कोई रिटन गारंटी नहीं है। ये डिपेंड करता है दोनों लोगों की हरकतों पर, ठीक है? उसी हिसाब से आगे की डील मैच्योर होती है, नहीं होती है, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। अब देखो इस जो सेकंड फेज़ है, तो इसमें क्या होगा, हमास वुड रिलीज़ द रिमेनिंग लिविंग कैप्टिव, मेनली मेल सोल्जर्स इन एक्सचेंज फॉर मोर प्रिजनर्स। मतलब इज़राइल उनके प्रिजनर्स छोड़ेगा और हमास जो बचे हुए लोग होंगे, उनको भी हमास छोड़ेगा और फिर क्या होगा, कंप्लीट विथड्रॉल ऑफ इज़राइली फोर्सेस फ्रॉम गाज़ा। गाज़ा से इज़राइल फोर्सेस का कंप्लीटली विथड्रॉल होगा सेकंड में, ठीक है? और फिर जब हम 3 फेज़ में आएँगे, थर्ड फेज़ में, तो थर्ड फेज़ अगर सेकंड फेज़ कामयाब हो जाता है इसका, तो थर्ड फेज़ में क्या होगा, जो मेजर रिकंस्ट्रक्शन प्लान फॉर गाज़ा वुड कमेंस। गाज़ा में जितना डिस्ट्रक्शन हुआ है, वहाँ पर जो भी उसका फिर से रिवाइव करने का पूरा प्लान थर्ड फेज़ में रहेगा, ठीक? तो अब देखो, अब पहले भी क्या हुआ है, पहले भी इसके लिए जो है प्रीवियस सीज़ फायर फेल क्यों हुए हैं, इस पे आप ध्यान दीजिए। तो आपको समझ में आएगा कि कितने चांसेज़ हैं इस सीज़ फायर ड्राफ्ट के सक्सेस होने के। हमास ने क्या कहा पहले कि भैया हम जो है इनके होस्टेजेस को नहीं छोड़ेंगे, जब तक ये पूरी तरह से युद्ध को खत्म नहीं कर देते और अपनी आर्मी को यहाँ से हटा नहीं लेते। और जबकि इज़राइल का क्या कहना था कि हम डिस्ट्रक्शन हम ऑफ हमास, मतलब हमास को पूरी तरह से खत्म करने के बाद ही हम मानेंगे। और यही सब कुछ कारण थे जिनकी वजह से ये जो है बेसिकली जो सीज़ फायर ड्राफ्ट था वो बार-बार फेल होता रहा। अब देखते हैं इस बार ये 3 फेज़ का जो सीज़ फायर ड्राफ्ट लाया गया है, ड्राफ्ट एग्रीमेंट, तो ये एग्ज़ीक्यूट हो पाता है, नहीं हो पाता है, ये देखने की बात है।
गवर्नमेंट क्लियर्स देखो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की आरआईएनएल की, तो बहुत टाइम से घाटे में चल रही थी और पूरी तरह से लग रहा था कि ये बच नहीं पाएगी, गवर्नमेंट इसको रिवाइव कर पाती है कि नहीं कर पाती है, इन सभी चीज़ों को लेकर जो है बहुत ही डाउट था। लेकिन अभी क्या हुआ है, जो सीसीए है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? देखो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो होती हैं वो उसकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर ही करता है। तो प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्षता में 11,440 करोड़ रुपया का रिवाइवल पैकेज जो है आरआईएनएल के लिए दिया गया है। ठीक है? अब कैसे दिया जाएगा ये रिवाइवल पैकेज आरआईएनएल के लिए जो 11,440 करोड़ है, इसमें से 10,300 करोड़ की फ्रेश इक्विटी इन्फ्यूज़ की जाएगी आरआईएनएल में, 10,300 करोड़ की और साथ ही जो 1,140 करोड़ है, वो वर्किंग कैपिटल लोन है 7% ऑफ क्युमुलेटिव प्रेफरेंसेस शेयर कैपिटल के लिए किया जाएगा, जो 10 साल के बाद गवर्नमेंट इनको रिडीम कर लेगी। मतलब 10 साल तक ये भी फंड जो है आरआईएनएल के पास पड़ा रहेगा। ठीक? तो ये आरआईएनएल को बेसिकली और खासकर जो इस्पात इंडस्ट्री है, जो स्टील इंडस्ट्री है, उसको रिवाइव करने का गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा प्लान है। तो आप ये समझ लीजिएगा कि अगर सपोज़ दैट स्टील इंडस्ट्री से संबंधित अगर आप कोई स्टॉक परचेज़ करके रखे हैं, तो चांसेज़ है कि वो बढ़ेंगे। ठीक है? जो भी स्टील से संबंधित है। क्योंकि गवर्नमेंट ने एक और कहा है, एक चीज़ और कहा है यहाँ पर इसी सीसीए में जो प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर द्वारा कहा गया कि कैबिनेट मीटिंग में कि ये डिसाइड किया गया है कि हम 10,000 करोड़ का इक्विटी सपोर्ट प्रोवाइड करवाएँगे। किसको? आंध्र प्रदेश में जो बेसिकली विशाखापट्टनम स्टील प्लांट है। कहा गया कि जो इस विशाखापट्टनम स्टील प्लांट है, वो स्पेशल प्लेस इन हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द पीपल ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के लिए उस प्लांट का विशेष महत्व है। इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम 10,000 करोड़ का जो है इक्विटी सपोर्ट प्रोवाइड करवाएँगे किसको? विशाखापट्टनम प्लांट। ठीक? तो अब देखो, अब ये किस लिए किया गया है क्योंकि भारत स्टील में आत्मनिर्भर बनना चाहता है। ये भी आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक कदम है। तो आप समझ सकते हैं कि स्टील इंडस्ट्री बूस्ट करने वाली है, 11,440 करोड़ का बूस्ट जो है स्टील इंडस्ट्री को मिलने वाला है। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई है। अगर क्लास आपको पसंद आई है तो आप लोग क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें और ऐसे ही डेली एनालिसिस आपके सामने आता रहेगा। धन्यवाद।